अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव पर पूरे देश भर की नज़र लगी हुई है और उत्तर प्रदेश में इसको आम लोकसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, क्योंकि यूपी के वोटर्स में से 40% यानी 40% मतदाता इस चुनाव में शिरकत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अर्बन एरियाज़ में उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक माहौल है, इस चुनाव में साफ पता चल जाएगा। आज की परिचर्चा हमारी इसी विषय पर केंद्रित है। बहन भाइयों, मीडिया में भले ही अतीक अहमद चल रहे हों, लेकिन जनता के बीच निकाय चुनाव चल रहा है, जनता का चुनाव चल रहा है, शहर की सरकार बनने का चुनाव चल रहा है। निकाय में अर्बन लोकल बॉडीज़ में कौन चेयरमैन बनेगा, कौन पार्षद चल रहा है, ये चल रहा है। जनता को अब इस बात से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है कि अतीक मामले में क्या हुआ। पब्लिक का सारा ध्यान, नेताओं का सारा ध्यान, पार्षद और स्थानीय लोगों का सारा ध्यान लोकल बॉडीज़ के चुनाव में है। अतीक अहमद अब सिर्फ मीडिया में है, ग्राउंड पे चुनाव चल रहा है और ये चुनाव ऐसा है बहनों भाइयों जिस पर पूरे देश भर की निगाह है। ये कोई उपचुनाव नहीं है, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये एक उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी टेरिटरी है, गोरखपुर से लेकर सहारनपुर तक, वहाँ के बीच का होने वाला चुनाव है। इससे मिजाज पता चलेगा कि यूपी के लोग, जिन्होंने अभी एक साल से कुछ वक्त पहले वोटिंग बिहेवियर था यूपी के लोगों में, उसमें इस वक्त क्या चल रहा है। किसी भी सर्वे, किसी भी राजनीतिक माहौल, किसी भी इशू से बड़ा ये चुनाव है। उत्तर प्रदेश में दो तरह के चुनाव से तस्वीर पता चलती है। एक पंचायत चुनाव, जिससे उत्तर प्रदेश का रूरल एरिया जो 60 से 65% का एरिया है, ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न और वोटिंग बिहेवियर पता चलता है, उनके मुद्दे पता चलते हैं, वो किस बात पर वोट करने जा रहे हैं उस पर पता चलता है। और अर्बन बॉडीज़ के जब चुनाव होते हैं, निकाय के चुनाव, जो शहर के चुनाव होते हैं, उससे पता चलता है कि जो शहरी मतदाता है, कामकाजी लोग हैं, उनके बीच कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या चल रहा है और उनके मुद्दे क्या हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि निकाय के चुनाव दूसरे अन्य चुनाव के मुकाबले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे निकाय के चुनाव में, अर्बन बॉडीज़ में, नगर निगमों में, नगर पालिका, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे समय से कब्जा है। जब यहाँ विपक्ष की सरकारें थीं तब भी बीजेपी मजबूत रूप से हावी थी नगर निगमों पे, नगर पालिकाओं पे और नगर पंचायत पे। लेकिन नगर पंचायत में उसको कड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी से मिलती थी। नगर पंचायत वो होते हैं जिसमें थोड़ा रूरल एरिया भी सम्मिलित होता है, इसलिए वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी काफ़ी बढ़त में रहती थी। अब इस बार, अब जब तीनों के चुनाव इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस बार देखना पड़ेगा कि किसके हाथ क्या आने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये ऐसा चुनाव है जिसमें पार्टियां भी लड़ती हैं, उनके कैंडिडेट्स भी उतारे जाते हैं, सिंबल भी लड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव दरअसल कार्यकर्ताओं का चुनाव है, ये जनता का चुनाव है। मेयर किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी पर्सनालिटी होती है, वो खुद क्या कर सकता है इस पे होता है। क्योंकि वैसे भी यहाँ के जो मेयर्स हैं ना, इनके पास बहुत ताकत नहीं है, पॉलिटिकली एम्पावर्ड नहीं है बहुत ज़्यादा, और इनके पास जो अधिकार और हक हुकूक भी दूसरे जगहों के मेयर के मुकाबले कम है। तो देश भर की निगाह यहाँ के निकाय चुनाव पर क्यों है, आज हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। तो आज आए कुछ बयान सुन लें आप, उन बयानों के पश्चात हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने जो हमारी पार्टी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाज के सब वर्गों को हम लोग अपने साथ जोड़कर लड़ने का, चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर पार्टी दे रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी साथ मिलकर इस चुनाव में प्रचार करेंगे। आदरणीय जयंत चौधरी जी भी साथ में रहेंगे और उत्तर प्रदेश के इस स्थानीय निकाय चुनाव को समाजवादी पार्टी मैनपुरी फार्मूले से जीतने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता से वादा है इस नगर निकाय के चुनाव में, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, इस नारे के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि एक चुनाव में लोगों ने मोदी जी को मौका दिया है, एक में योगी जी को मौका दिया है। ये शहरों की सफाई का काम है, झाड़ू वालों को मौका देंगे लोग। आज नगर पालिका, नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा बहुमत था, मगर उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिला? जनहित की जो सुविधाएं थी वो तक नहीं मिली है। तो पूर्ण विश्वास है और पूर्ण उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें अपना आशीर्वाद देने जा रही है, ऐसा मैं मानता हूँ।
घरेलू बिजली का बिल माफ करना, जो गली कूचे हैं, जो सफाई एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जो चीजें, जो विकास की जो अवरोध जहाँ जहाँ है वहाँ विकास करना। तो हर किसी के पास विकास का दावा है। आज हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी से आनंद दुबे, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता। आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी रुक करते हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, हमें समय देने के लिए। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपकी पार्टी ने ये वायदा किया है कुछ हाफ और माफ का, तो उत्तर प्रदेश में भी आप वही फ्री वाली पॉलिटिक्स लेकर आ गए? देखिए ब्रजेश जी, कोई फ्री वाली पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई अपने घर से किसी को कुछ देते हैं। अगर सरकार की बात आप कीजिए तो सरकार के बारे में क्या कहा जाता है कि सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है। तो लोक कल्याणकारी संस्था को हमेशा अपनी प्राथमिकता रखनी चाहिए कि जनता को कैसे हम न्यूनतम दरों में सुविधाएं दे सके, या तो निःशुल्क या न्यूनतम दर में जो उसकी जिंदगी की मूलभूत जरूरतें हैं। अब फ्री वाली पॉलिटिक्स जो हमारे बारे में कहा जाता है, इस पॉलिटिक्स को तो अब सारी पार्टियां अपनाने के लिए लालायित हैं ब्रजेश जी। अब आप देखिए कि कर्नाटक के चुनाव में सब कह रहे हैं बिजली फ्री होगा, हरियाणा के चुनाव में कह रहे हैं बिजली फ्री होगी, राजस्थान में, बंगाल में। तो केजरीवाल जी अगर बिजली फ्री करते हैं तो कहते हैं फ्री फ्री फ्री। अब बाकी सारी पार्टियां उसको नकल करने के लिए, पर उत्तर प्रदेश है संजय सिंह जी, ये उत्तर प्रदेश में आप देख चुके हैं कि यहाँ हाफ और माफ की पॉलिटिक्स नहीं चलती। हमने तीन बातें कही, हाफ और माफ की पॉलिटिक्स नहीं चलती। हमने तीन बातें कही है ब्रजेश जी, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ और शहर होगा साफ। ये तीन नारों के साथ हम चुनाव मैदान में हैं और काफी लंबे समय से हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। 763 नगर निकायों पे हमने अपना प्रभारी बनाया था, वार्डों में, शहरों के अंदर नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में हमने अपनी कमेटियां बनाई थी और अभी पहले चरण में जितने भी मेयर के प्रत्याशी थे वो सब हमने घोषित किए हैं। पर आप मुझे बताइए कि असेंबली इलेक्शन में आपकी पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों को आप बेहतर वाकिफ हैं कि अधिकांश सीटों पर आप लोगों की जमानत जब्त हो गई। ऐसे में किस उम्मीद के सहारे और किस वोट बैंक के सहारे आप उत्तर प्रदेश में अब निकाय चुनाव लड़ने आए? देखिए 3 चुनाव हुए अखिलेश जी, ये ब्रजेश जी। ऐसा चुनाव हुआ एक तो हमारा 2017 का, जिसमें हमें 50 सीटें सभासदों में और पार्षदों में मिली थी और हमें 2 चेयरमैन की सीट मिली थी। फिर जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत के चुनाव में हमको 80 सीटें मिली। फिर जब विधानसभा का चुनाव हुआ, निश्चित रूप से हमारी जमानतें जब्त हुई, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। 2 सीटों पे हमें 26,000 25,000 वोट भी मिला, खलीलाबाद और रुदौली, जो एक बस्ती की सीट थी और एक खलीलाबाद की सीट थी। एक सीट पे हमें 10,000 वोट भी मिला गाजियाबाद में। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से विधानसभा का जो परिणाम पर था, उत्तर प्रदेश आपकी पार्टी को स्वीकार करता नहीं, लेकिन इस चुनाव में कोई एक एग्जांपल नहीं है जहां पर उत्तर प्रदेश ने आपको स्वीकार किया हो। आपके पास कोई वोट बैंक भी नहीं है, कोई ऐसे इश्यूज भी नहीं है उत्तर प्रदेश में जिनके सहारे आपकी पार्टी खड़ी हो सके। आपके पास कुछ होता? देखिए ब्रजेश जी, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने का काम जमीन पे हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। हर मुद्दे पे संघर्ष किया, वो चाहे टीचर्स का मामला हो, वो चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे हाथरस कांड हो, मतलब जो भी बड़ी घटना, चाहे विकास दुबे वाला कांड रहा हो, कोई भी बड़ी घटना अगर आप उत्तर प्रदेश की उठा लें तो उसमें आम आदमी पार्टी मजबूती से उसने जमीन पे लड़ाई लड़ी। हमारे कार्यकर्ता जेल गए, लाठियां खाए। तो ऐसा नहीं कि हमने अपने संगठन का काम नहीं किया या जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उस पर संघर्ष नहीं किया। जब लखीमपुर का कांड हुआ, आपको याद होगा, 52 घंटे तक मुझे पुलिस वालों ने एक
गेस्ट हाउस में कैद आजकल करके मैं देख रखा रहा था, हूं तो कि आप एक रोज एक लगातार प्रेस लड़ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस करते हैं और किसी न किसी पर आरोप लगाते हैं, तो ये आरोपों की राजनीति के पीछे का कारण क्या है? कुछ मकसद क्या है आप लोगों का? डेली एक आरोप, आरोपों डेली की एक आरोप। राजनीति, आरोपों ये की यूपी में राजनीति, आपकी आरोपों की राजनीति चलने वाली नहीं है। देखिए, आरोपों की राजनीति आप समझ रहे हैं ब्रजेश जी, कौन सी आरोपों की राजनीति मैं कर रहा हूं? मैंने तो साफ साफ ये कहा कि भाई एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया एक पते पर 6 कंपनी बना के 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी की कंपनी में लगाया गया है मॉरिशस से इंडिया में। तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोयला की खदानें रद्द की, भारत की सरकार ने एक्ट बनाया, बावजूद इसके नियमों को, कानूनों को ताक पे रख के अडानी को कोयला की खदानें दी गई। उसी को पोर्ट, उसी को सी पोर्ट, उसी को कोयला, उसी को गैस, सारा आकाश से लेकर पाताल तक एक व्यक्ति को आप संजय दे सिंह रहे जी, आपने आरोपों तो की ये सारे श्रृंखला मामले तब जब शुरू हमने की उठाए जब और मनीष JPC की सिसोदिया मांग को जेल की, भेजा गया। तो उसके पहले आप लोग नहीं बोल रहे थे इस विषय पे। ये एकदम गलत बात है, ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, किस मामले में नहीं बोले हम लोग, कौन सा ऐसा प्रकरण है जिसमें आवाज नहीं उठाई। और अडानी का भ्रष्टाचार कोई मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से लिंक है? अडानी का भ्रष्टाचार तो कब से चल रहा है। अगर सरकार नहीं सुन रही आपके आरोपों को जब तो से आप कोर्ट मोदी जी की जाइए। अगर सरकार आपके पास बनी है। एविडेंस है तो आप कोर्ट जाइए, क्यों नहीं जा रहे हैं? ब्रजेश जी, रोज ईडी और सीबीआई दर्जनों लोगों को बुलाती है, पूछताछ करती है, उनके घरों पे छापेमारी करती है। आपके टीवी चैनल पे आधिकारिक रूप से इस बात को कह रहा हूं, 11 मेल सीबीआई को, 11 मेल ईडी को, 11 मेल सीबीसी को मैंने भेजा, समय मांगा खुद मिलने के लिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके, कि हमें अडानी के भ्रष्टाचार की जानकारी आपको देनी है। मिलने के लिए समय नहीं उनके पास, दूसरे के घरों में छापेमारी करने के लिए समय है, गिरफ्तारी के लिए समय है। मैंने अडानी के घोटाले की जानकारी देने के लिए मेल लिख के टाइम मांगा, कोई मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। तो ये अब आप कोर्ट अगर जाएंगे तो कोर्ट पहले पूछेगी, भाई आप जिम्मेदार संस्थाओं के पास गए, उनको आपने कोई सूचना दी इस घोटाले से, जो नॉर्मली कोर्ट करता है। लौटकर तो उत्तर प्रदेश सवाल आते ये है हैं, कि आपने सब पर स्टेटमेंट मैंने आपका देखा, अतीक अहमद पर या उमेश पाल पर आपने कुछ बोला नहीं। आपने देखा यहाँ किस तरह से मर्डर होते हैं, चाहे उमेश पाल का हो चाहे अतीक अहमद का हो। आपकी सिक्योरिटी वगैरह तो ठीक है संजय सिंह जी? मैं तो सिक्योरिटी लेके चलता ही नहीं ब्रजेश जी, मेरे पास तो होमगार्ड भी नहीं है। आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए और भाजपा के लिए ये जानकारी मैं दे दूं, मैं होमगार्ड लेके भी नहीं चलता। हां, लेकिन किसी से डरता नहीं हो, ये बात बिल्कुल तय है। बेबाक तरीके से लड़ता हूं, किसी से डरता नहीं हो। मुझे किसी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई सिपाही नहीं चाहिए, कोई दरोगा नहीं चाहिए, कोई होमगार्ड नहीं चाहिए। आपने कुछ बताया गलत नहीं कि जिंदगी में अतीक किया अहमद नहीं के तो मर्डर डरूं पर क्यों किस आपकी बात के ओपिनियन लिए? क्या है? आप कैसे इसको लेते हैं? देखिए दोनों घटनाएं, चाहे वो उमेश पाल का हो या अतीक अहमद की जो घटना है, उसकी एक विस्तृत जांच हो और पूरा तथ्य सामने आए। क्या है इसके पीछे की जितना सच्चाई? एग्रेसिवली उमेश आप पाल का विकास भी कांड दुबे कोई मर्डर छोटा केस कांड में नहीं। आप और आपकी पार्टी जिस तरह की राजनीति और जिस तरह का आंदोलन, धरना प्रदर्शन और बयान दे रही थी, अतीक और उमेश पाल वाले में आपने चुप्पी साध रखी है। न वो एग्रेशन है, न उस तरह की राजनीति है। क्या सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं आप लोग? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप विकास दुबे का मामला भी देखिए। विकास दुबे ने जब सिपाहियों को मारा तो उन परिवारों से जाके मिला, सारे सिपाही जो शहीद हुए थे, जो पुलिस वाले शहीद हुए थे, उन परिवारों से जाके मिला। लेकिन जब खुशी दुबे को जबरदस्ती करके जेल में रखा गया तो उसके लिए भी खड़ा हुआ। तो यहां तो दो घटनाएं हैं, एक उमेश पाल की भी घटना है और अतीक अहमद की भी घटना है। तो इसकी पूरी प्रकरण की जांच होने दीजिए। आप क्या मानते हैं, ये साजिश है या फिर बदला? अभी इस पे कोई राय देना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, आप इतना हटबच क्यों रहे हैं? वैसे तो बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं। नहीं, कोई सवाल ही नहीं हटने बचने का। आप तो मेरी आदत जानते हैं। तो फिर आप ये लेकिन कैसे मैंने कह कहा ना, सकते हैं? दो आप एक घटनाएं पॉलिटिकल हैं। व्यक्ति हैं, एक और उमेश डेली पाल एक का, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक करके उमेश सबके ऊपर पाल का आरोप खुलेआम डालते हैं। मर्डर। और आज मैंने अतीक पे सवाल कर लिया तो आप कह रहे हैं मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं
आपको ये लग रहा है कि मेरी कोई ओपिनियन नहीं, मैं कह रहा हूं इसकी जांच होने दीजिए दोनों घटनाओं की। उमेश पाल का भी हत्याकांड, अतीक अहमद का भी ये हत्याकांड। तो बड़ा ताज्जुब है कि जिस राज्य सरकार उसके की बाद किसी जांच पर संजय सिंह को विश्वास नहीं होता था, आज वही संजय सिंह कह रहे हैं अरे जांच हो जाने दीजिए। थोड़ा समझ में नहीं आ रही बात। नहीं, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आपको, क्योंकि समझाइए, ये अपराधों से जुड़ा हुआ मामला है। दो खुलेआम मर्डर हुए हैं, एक उमेश पाल का, उसके साथ एक सिपाही मारा गया, पुलिस वाला मारा गया, बम फेंके यही बात गए। तो विकास दुबे में भी थी, वो कोई धर्मार्थ कोई मामला छोटी थोड़ी घटना। था, वो भी अपराध का मामला था। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं, वो धर्मार्थ मामला नहीं था ना। तो दो बड़े अपराध की घटना हुई, एक उमेश पाल की और दूसरा ये। तो दोनों की जब तक गहनता से जांच नहीं होगी, पूरा सच कैसे सामने आएगा? और मैं आपके टीवी चैनल के प्रोग्राम पे कैसे बता सकता हूं? पहले तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में भी आप आरोप 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 आरोप, आपका नाम ही लोग रखते थे संजय आरोप सिंह। वही काम आप दिल्ली में कर रहे हैं। अब जब यूपी की बारी आई और अतीक अहमद जैसे सवाल आ गए, तो अब आप हटने बचने की कोशिश कर रहे हैं। साफ दिख रहा है, आपकी आवाज नहीं निकल रही। कोई एकदम साफ नहीं, एकदम साफ नहीं दिख रहा है आपको यह समझना चाहिए कि दो बड़े अपराध की घटना है, एक उमेश पाल की, दूसरी अतीक अहमद की जी। दोनों, उमेश पाल का मर्डर और सिपाही पुलिस वालों का मर्डर, खुलेआम दिन दहाड़े बम फेंक के गोली मारना, इसको कौन तो जस्टिफाई जिस कर तरह से सकता है? अतीक अहमद का ओपन मर्डर इसलिए हुआ मैं कह लाइव रहा हूं, कैमरे के सामने, आपका कोई सवाल मैं नहीं है इसीलिए इस पे? कह रहा हूं, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण की, पूरे घटना की गहनता से जांच होनी चाहिए, पूरा तथ्य सामने आने दीजिए जी। हर मामले में तुरंत बोलना, जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। और ये बात वो संजय सिंह कह रहे हैं जो रोज इसमें प्रेस बहुत कॉन्फ्रेंस सारे करके तथ्य, किसी न बहुत किसी सारी पर आरोप स्टोरी चल लगाते रही है। हैं। बड़े ताज्जुब बहुत की बात सारी, है। अभी बहुत और सारी क्या क्या स्टोरी देखना चल- बाकी है कभी राजनीति भी- में हम लोगों कभी भी तथ्य के विपरीत नहीं, कभी भी तथ्य के विपरीत नहीं। बहुत बहुत एक शुक्रिया भी आपका। प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी बता दीजिए जिसमें मैं तथ्य के विपरीत जाके बात मैं किया। बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंह, समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। अतीक अहमद पर थोड़ा हट बच रहे थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आनंद दुबे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। तो निकाय चुनाव पर जो नज़र है आनंद दुबे, वो पूरे देश भर की नज़र है और बीजेपी को टक्कर अगर किसी की मिल रही है तो वो है समाजवादी पार्टी। उसका कारण क्या है कि उनका जो वोट शेयर आपसे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो आप क्या पॉलिटिकली मानते हैं कि इस बार आपको बड़ी कड़ी टक्कर है उनसे? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का टक्कर जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से होता है। हम हर चुनाव में कैसे अपनी स्थिति को और बेहतर करें और जनता का आशीर्वाद और कैसे ज्यादा प्राप्त करें, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं, जनता उसका हिसाब किताब उनके साथ करेगी। हमने जो कार्य किया है, माननीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह आपके चैनल पर भी बाइट चली कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम इस चुनाव में उतर रहे हैं। हमने सभी वर्गों के लिए कार्य किया है। चुनाव में सभी वर्गों, सभी कितने मुसलमानों को टिकट दिया है? 17 में से एक भी नहीं दिया। नहीं, देखिए आप ऐसा न कहिए, 250 से ज्यादा मुसलमान जो है 17 नगर निगम जो बड़े वाले हैं उनकी बात कर लीजिए। नहीं, मैं आपको एक भी मुसलमान को टिकट नहीं। ब्रजेश जी, मैं आपको छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ। 250 से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया गया है। 10 नगर निगम की अभी घोषणा हुई है और इसके बाद मुरादाबाद मंडल की, अगर मैं सिर्फ मुरादाबाद मंडल की बात कर लूं तो 13 नगर पंचायत अध्यक्ष दिए गए हैं, 8 नगर निगम पार्षद दिए गए हैं और 3 नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो हमारे मुस्लिम कैंडिडेट है। ऐसा उत्तर प्रदेश भर में है। तो ये कोई मतलब ये कोई बात ही नहीं है। इसमें हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और इसीलिए सभी वर्गों का जिन्होंने साथ दिल्ली हमको और मिल रहा है। पंजाब में आपको नाको चने चबवा दिए हैं और विशेष तौर पर दिल्ली में नगर निगम में उनकी भी एंट्री हो गई है। हाफ माफ और साफ। हाँ, मैं अभी सुन रहा था हाफ माफ और साफ। नहीं, ठीक है। उनकी एंट्री देखिए, उनकी एंट्री को तो पूरा देश देख रहा है कि उनके 2 मंत्री जेल में हैं, जेल में मसाज करवा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जो उनके हैं उनको भी सीबीआई ने पूछा है। कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणी मनीष सिसोदिया पर और उनके एक और जो मंत्री है उन पे किया है। लेकिन संजय सिंह को अभी मैं सुन रहा था, मैं आपको कुछ छोटी चीजें मैं बता दूं। मैं अभी संजय सिंह की पूरी बात सुन रहा था। अभी वहां पर बिजली विभाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर घोटाला हुआ है जिसमें सीबीआई ने रेड किया है। कई अफसरों पर
जो है FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड में 41,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को दिया। CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 26,000 करोड़ रुपए का कुछ पता नहीं है। इसके अलावा 2014 में 900 ऐसे जगह थे दिल्ली में जहां वाटर टैंकर भैया एक आदमी रोज आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेली आरोप लगाते हैं। अभी मैंने पूछा भी उनसे, आप एक संजय सिंह से नहीं निपट पा रहे हो। नहीं, इनका तो है कि छू के भाग जाओ, आरोप लगा के भाग जाओ। तो भैया तो कुछ करोगे संजय सिंह का, कोई कार्रवाई करोगे? नहीं, देखिए बाहर घूम रहे हैं, रोज आरोप लगाते हैं। नहीं, लगाने दीजिए, झूठे आरोप जनता तय करेगी ना, किसका सच किसका झूठ ये जनता तय करेगी। कौन लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है और बाहर आरोप लगा रहे हैं, ये तो आरोप लगाने वाली पार्टी है। ये तो लालू जी पे आरोप लगाते थे, तमाम लोगों पे, बाद में उन्हीं के साथ जाके हाथ मिलाने लगे। पर उनकी हाफ माफ और साफ की राजनीति से थोड़ा सावधान हो जाओ। नहीं, ऐसा देखिए, उनको सावधान कर दिया है जनता ने। मैं छोटी सी चीज और ब्रजेश जी बता दूं, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। 2014 में 900 ऐसी जगह थी दिल्ली में जहां टैंकर से पानी सप्लाई होता था, अब वो बढ़ के 2,500 हो गई है। इसके अलावा दिल्ली के DTC में कोई नई बस नहीं गई है। 2010 यूपी के निकाय चुनाव कैसे लड़ोगे, सफाइयों से कैसे निपटोगे, ये तो बताओ। सुन लीजिए ब्रजेश जी, 2010 में DTC बसों की संख्या दिल्ली में 6,204 थी, 2019 में घट के 3800 रह गई। ये हालत है आम आदमी पार्टी की। वहां पर बिजली की स्थिति हो, पानी की स्थिति हो, ट्रांसपोर्ट की स्थिति हो, सब बर्बाद करके आप इतना क्यों दबाव में आ गए संजय सिंह के स्टेटमेंट से कि आप बताने लगे? भाई मुकाबला आपका सपा से है और आप कंपैरिजन कर रहे हो आम आदमी पार्टी से। आप इतना प्रेशर में मत आओ। नहीं, मैं प्रेशर में तो देखिए, प्रेशर में हम लोग रहते ही नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो झूठ बोला, मैं आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत को बुलाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उसका खंडन कर रहा हूँ। मैं आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत को बुलाना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी शुक्रिया। कांग्रेस ने प्रत्याशी तो घोषित किए, लेकिन चुनाव लड़ने में बहुत दिलचस्पी कांग्रेस की दिख नहीं रही है। मैं कारण जानना चाहता हूँ। अब तक कोई घोषणा पत्र नहीं, कोई प्रचार नहीं, इतना सन्नाटा क्यों है आपके यहाँ? सर हम लोग तो गांव-गांव जा रहे हैं, पाँव-पाँव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। आप तो जानते हैं, दर्शक हमारा पक गया है सर। ये तो इस बात को भी जानते कुछ नया खोज लो सर। अरे हेमंत तिवारी तक हंस रहे हैं, देखो तो मतलब बड़े गंभीर व्यक्ति हैं पर हंस दिए वो भी। अरे नहीं, हेमंत तिवारी जी को भी हम ये जरूर कहेंगे कि हंसना जो है सेहत के लिए अच्छा है और हंसते रहें, अच्छी बात है। क्या हेमंत जी और आप नहीं मानते हैं कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं ब्रजलाल खाबरी जी और या हमारे जो पांचों बाकी जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हों, नकुल दुबे साहब हों, अजय राय जी हों या योगेश दीक्षित हों, क्या वो पूरी तरीके से लगे नहीं हैं? मैं नहीं मानता। क्या पूरी पार्टी जो है मैं नहीं मानता। आप मानते हो तो यहाँ कोई पैनल में नहीं मानता। नहीं, वो ना माने, वो आपके लिए तो नहीं, हमें तो जनता को मनवाना है। आपको तो मनवाना भी नहीं है। आप तो जिसकी बात मानना चाहते हैं उसकी बात मानिए, हम तो कहाँ मना कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आप उन्हीं की बात माने और जनता जब एक सुखद परिणाम देगी तब आप हमारी बात माने। आज की डेट में आप हमारी बात तब माने जब आपको यह बताया जाए कि साहब धारा संविधान का जो 74वां संशोधन है वो मेयरों के लिए भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार अब तक क्यों नहीं लाई। हम तो जनता में पूछ रहे हैं ना, हम तो भारतीय जनता पार्टी के भी मेयरों से पूछ रहे हैं कि आप सब लोग एक डिग्निफाइड क्लर्क की तरीके से काम करते हो। नगर विकास के जो मंत्री हैं कोई उनके प्रचार है ना कोई तैयारी है, थोड़ा दमखम दिखाओ तो सही, तब तो कोई मानेगा आपकी बात। सर पूरा प्रचार है, पूरा प्रचार है। हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, इसीलिए हम व्यक्तिगत संपर्कों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। आज की डेट में हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से बेईमान और उचक्की पार्टी नहीं है कि पूरे देश में हमने ऑफिस बना लिए। हमने 70-75 सालों में पूरे देश में ऑफिस नहीं बनाए, इन्होंने 7 सालों में पूरे देश में हर नगर जी हर नगर में, हर डगर में और हर ऑफिस में इन्होंने बना लिए। भाई हमारे पास नहीं है पैसे, हम क्या करें? नहीं ठीक बात, हम तो इसके लिए पांव डगर नगर ही बेहतर है सर माध्यम है। जी दीपक रंजन आपके मित्र मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जी प्रवक्ता हैं। आदरणीय ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। सवाल तो कर लेने दो।
नहीं, मैं पहले आपका आभार प्रकट कर दूं कि आपने किस तरीके से जो पिछले कई दिनों से एक मुद्दा गरमाया हुआ था और सुबह से लेकर के रात तक सिर्फ उसी पे डिबेट हो रही थी, लेकिन जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, जो जनभावनाएं की समस्याएं हैं, उस मुद्दे को आपने उठाया। और जैसा कि आपने कहा कि ये लोकसभा से पहले का सेमीफाइनल है, तो लोग हम लोग की बात सुन करके, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हों या आरएलडी के प्रवक्ता बैठे हों, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हों या जो भी बसपा कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हों, आगे क्या बोलना है? सुरेंद्र जी को मैसेज आ गया, देखिए पढ़ रहे हैं, बोलिए आप दीपक जी। ये परसेप्शन आदमी बना करके ही वोट देगा। और मैं एक बात कह करके अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। अभी आदरणीय सांसद श्री संजय सिंह जी बोल रहे थे कि वो डरते नहीं हैं। ये सही बात है, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन शायद उनको यही नहीं पता कि उत्तर प्रदेश का हालात बदल चुके हैं। एक पहले आपने स्लोगन सुना होगा, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन अब वो स्लोगन बदल करके हो गया, डरिए कि अब आप उत्तर प्रदेश में हैं। तो आदरणीय जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, चूंकि मैं फिर उस डिबेट पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि विगत कई दिनों से हम लोग भी आपके डिबेट में बैठ करके जो भी इनकाउंटर्स हुई है, जो भी हत्याएं हुई, उसको हम लोग ने आपके बीच में रखा है। आज इसीलिए आज मैंने इस पर आज मुद्दा है। मैं इसीलिए आपको धन्यवाद और आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो चीजें हैं, अब इससे ज्यादा चीज नहीं देख सकती है हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश को, देश की जनता की लाइव आप लोगों ने दिखाया किस तरीके से। तो रहा सवाल नगर निकाय चुनाव का, मुद्दे क्या हैं और आप बीजेपी का मुकाबला कैसे करोगे? और ये आपके लिए भी बड़ी सर्वाइवल की बात है, क्योंकि एक चुनाव हार चुके हो भी पीछे। 2017 में जब नई नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके चंद महीने बाद ही नगर निकाय का चुनाव हुआ था। उस समय भी हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। नई नई सरकार बनी थी, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी सरकार से, लेकिन पिछले 5-6 सालों में लोगों की, जनता की उम्मीदें पूरी तरीके से तितर बितर हो चुकी हैं। जनता को उम्मीद थी कि हमको रोजगार मिलेगा, हमारी सड़कें, नालियां, खड़ंजे सब साफ होंगे, हमारे घर के सामने की रोड बड़ी अच्छी बन करके तैयार हो जाएगी। लेकिन आज जनता कहीं ना कहीं अपने आप को छला ठगा महसूस कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी बेबाकी से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर लाठी डंडे और पुलिस तंत्र और ईडी और इन सब चीजों का अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनाव होता है, तो निश्चित रूप से 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। जब आप यूपी में थे ना सरकार में, तब भी उन्हीं के पास थे नगर निगम। समाजवादी अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से अब की बार बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने। ऑलराइट, आपके सहयोगी दल अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, बहुत शुक्रिया। कल परसों तक बड़ी खबर चल रही थी कि आपके और समाजवादी पार्टी में काफी खटास आ गई, अनबन आ गई थी। हेमंत जी भी कुछ ट्वीट किए थे कि आप लोगों में झगड़ा हो गया है, क्या स्टेटस है? मैंने कोई ट्वीट नहीं किया। अच्छा, तो किसी और का रहा होगा। ब्रजेश जी, इतनी क्यों सफाई दे रहे हैं हेमंत जी? अरे कर दिया, कोई बात नहीं, डिलीट कर दिया होगा बाद में। बोलिए दुबे जी। ब्रजेश जी, हम समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं में बहुत अच्छा समन्वय है, उनमें कहीं कोई मतभेद नहीं है, गठबंधन मजबूत है। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर के कुछ जिलों में कार्यकर्ताओं में असमंजस था, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। अभी भी मैं आपके चैनल पर स्वीकार करता हूं कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, लेकिन वो नाराजगी ऐसी है कि हम उसे समझा लेंगे। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था आपके और समाजवादी पार्टी? नहीं, हमारे उनके बीच में समन्वय है, समन्वय अच्छा है। कैसे हो गया? नहीं, अब कहीं कुछ उनके भी लोग लड़ना चाहते हैं, हमारे लोग भी लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि कार्यकर्ताओं में कुछ स्थिति ऐसी थी कि नाराजगी है। का तो मामला नहीं कि बागपत तक वो प्रत्याशी घोषित कर दें? नहीं, बागपत तो उन्होंने वापस ले लिया, बड़ौदा ने वापस ले लिया, और हमारी उनकी बातचीत चल रही है। हमारी उनकी बातचीत अभी भी जो हमारी कोई कमेटी है कोऑर्डिनेशन के लिए, या फिर जुबानी चल रहा है? उनकी तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी समन्वय। फिर ये क्यों खटास आ गई? नहीं, कहीं कोई खटास नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, मैं स्वीकार करता हूं आपके चैनल पर कि हमारे कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी, उनके में भी नाराजगी, वो भी समझा लेंगे। हम भी भीतरघात होगी, भीतरघात होगी। नहीं, भीतरघात का है? आपके लोग सपा वाले को हराएंगे, सपा वाले आपको हराएंगे। वो केवल प्रतिस्पर्धा है, वो भी लड़ना चाहते थे, उनका कार्यकर्ता भी, हमारा भी कार्यकर्ता लड़ना चाहता था। हमारे उनके कार्यकर्ताओं में इस बात को नाराजगी कि हमें लड़ने को मिले। अरे तो भैया कितना लड़ लोगे? 9 ही तो विधायक हैं, 9 के हिसाब से ले लो। बात विधायकों की नहीं होती है, लड़ोगे? बात विधायकों की नहीं होती है, एक समन्वय समिति ये तय कर रही है कि कौन प्रत्याशी घोषित किया। कौन है आपका कुशीनगर में? नहीं, कितने वोट हैं आपके पास? नहीं, क्यों, हमारा संगठन है हर जिले में। कुशीनगर लड़ोगे? नहीं, पडरौना देवरिया लड़ोगे आप? नहीं, जहां हमारा लड़ने लायक होगा वहां लड़ेंगे। ये तो दोनों, मैंने कहा ना, वो एक समन्वय समिति बनी है, यही तो है और कि वो आप तय करने की कोशिश कर रहे थे।
आपको उन्होंने बागपत में जवाब दे दिया तो बुरा लग गया। नहीं, हमें कुछ जो कार्यकर्ताओं को बुरा लगा ना, वही बात तो हमें कार्यकर्ताओं को समझाने में हम लगे हैं कि भाई ये छोटी छोटी चीजें चिढ़ाने के लिए लखनऊ में सुरेंद्र राजपूत के एक मित्र हैं आपकी पार्टी में, उनके घर से सिंबल बांटा जा रहा था। ये तो चिढ़ाने की कार्रवाई हो गई। नहीं, कहीं कुछ तो नहीं आपको बी फिटेड रिप्लाई सपा ने दे दिया। हम अपने जिला अध्यक्षों को अधिकृत नहीं करेंगे। जो चौधरी साहब बांटो सिंबल, मिल तो गया मजा। नहीं, क्या मजा मिल गया? हम ये तो हमारे गठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी परेशान है। अब चिपका के घूम रहे हो आप। उनको चिंता लगी हुई है। हमारा गठबंधन मजबूत है और हम मजबूती से लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगमों में, नगर इकाय में कुछ किया नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका। काफ़ी दिन के बाद आप दिख रहे हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है, पहले तो ये बताइए, और दूसरा ये निकाय चुनाव में क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? ब्रजेश जी, आपकी शुभेच्छा से स्वास्थ्य एकदम ठीक है, कोई समस्या नहीं। कुछ दिक्कतें थी, वो सब ठीक हो गई हैं। देखिए, मैं बिल्कुल उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा जो अनावश्यक रूप से जिन पे चर्चा नहीं, आवश्यक या अनावश्यक रूप से जिन पे चर्चा हुई है। ब्रजेश जी, कहने के लिए यह शहर की सरकारें हैं और कहने के लिए शहरी इशूज हैं। ये सब इशूज कोई मैटर नहीं करते। नाली खड़ंजा जो वास्तव में स्थानीय निकाय चुनाव के मुद्दे होने चाहिए, कहाँ रह गए? नहीं है। अभी आपने डिबेट शुरू की तो समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता या प्रमुख प्रवक्ता का कोई बयान आ रहा था। उन्होंने कहा कि मैनपुरी मॉडल इस पे चुनाव जीत लेंगे। मैनपुरी मॉडल कहाँ है? अरे साहब, यहाँ तो आजमगढ़ मॉडल चल रहा है। आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। मायावती सक्रियता से चुनाव लड़ रही है, यानी बीएसपी सक्रियता से चुनाव लड़ रही है, और सबसे अधिक मुस्लिम प्रत्याशी जैसे आजमगढ़ में गुड्डू जमाली आ गए थे, वैसे मायावती ने डाल दिए हैं। तो मैनपुरी मॉडल कहाँ रहा? दूसरी बात, मेरा स्पष्ट मानना है कि चुनाव एक जमाने में नाली, सड़क, खड़ंजा, सामुदायिक स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी स्कूल, इन विषयों पे होते थे। ये सारे विषय गर्त में चले गए हैं, पार्श में चले गए हैं। इन इश्यूज को कोई पूछता नहीं। ये जो शहरों के महापौर हैं, बड़े पद पर जिनको डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव से, अब पॉलिटिकल हो गए हैं। पॉलिटिकल इसलिए भी, आप देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पूरी अपनी शक्ति लगाती हैं और अपने पूरे पॉलिटिकल उनका जो पैराफर्नेलिया है उसका इस्तेमाल करती हैं, इसलिए विशुद्ध पॉलिटिकल चुनाव होगा। और अब एक बड़ी चीज कहूं, आजकल जो वातावरण चल रहा है, ये जो बुलडोजर वाला, एनकाउंटर वाला, जिस तरीके का परिदृश्य उभरा है, कायदे की बात तो है कि इस तरह के परिदृश्य 2022 के पहले होता, 2024 के जस्ट पहले होता तो कहा जाता कि विशुद्ध प्रत्यक्ष पोलराइजेशन हो रहा है। लेकिन क्षमा कीजिएगा, मेरा अपना आकलन है कि यह चुनाव जो शहरी निकाय के लिए होते हैं, ये भी पोलराइजेशन की जद में हैं। पोलराइजेशन का एक अक्ष जो है, उसी के पीछे चुनाव हो रहे हैं। वातावरण ऐसा हो गया है उत्तर जी। वोट दिलाने में नगर निकाय में मुफीद होगा? अब आप देख लीजिए, नगर निकाय के चुनाव हैं। आज श्री अखिलेश यादव का बहुत अच्छा बयान है, अभी शाम का दिन का बयान है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे तमाम इल्जाम लगाए हैं। और अतीक की इशू को लेकर के जिस तरीके के बयानात इधर आए हैं मुख्य अपोजिशन की दलों से, उसको आप देख लीजिए। तो विशुद्ध से उनको पता है कि क्या किस तरह का माहौल बनने जा रहा है और किस तरह की वोट पर किसका स्टेक है। उन बयानों से जाहिर हो जाता है। और वैसे भी जो पॉलिटिकल प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश का है, उसमें भी जाहिर है कि मुस्लिम वोटों के लिए मारामारी रहती है। लेकिन 2022 के परिणामों को ग्रहण करते हुए हमको लगता है कि अखिलेश यादव ने टिकट बांटे हैं मेयर के प्रत्याशियों के, वरना क्योंकि उनको पता है कि एक पर्टिकुलर तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस 2022 के मुद्दों के आधार पर, या जो वोटिंग पैटर्न 2022 का था मतदाताओं का, कमोबेश वही या उसी के आसपास नगर निकाय के चुनाव में रहेगा? मुद्दे और चुनाव का तरीका बिल्कुल हो सकता है, और इसमें कोई शक नहीं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। इसका अतीत के परिणाम इसका प्रमाण है ब्रजेश जी की भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा चलती रही है नगर निकाय के चुनाव में। वातावरण में बहुत ज्यादा कोई तब्दीली नहीं आई है, बल्कि जो इक्वेशंस जरूरी होते हैं सामान्य चुनाव, आम चुनाव जीतने के लिए, वो इक्वेशंस उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में बना लिए हैं। इसलिए उनका जो अपर हैंड तो स्पष्ट रूप से है। परिणामों के बाद इस पर चर्चा कर लेंगे। अतीक अहमद कोई पॉलिटिकल फैक्टर है इस बार नगर निकाय चुनाव में?
भाई निश्चित रूप से है, चूंकि अतीक अहमद विषय नहीं है। अतीक अहमद का संपूर्ण विषय ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है जिसके नाते पोलराइजेशन सुनिश्चित है। और पोलराइजेशन विषय में एक मिनट समझिए मेरी बात, मुझे 1 मिनट का पूरा वक्त दीजिए, खाली एक चीज समझानी है। मैं ब्रजेश जी, अगर आपको याद हो 2022 के इलेक्शन के पहले आपके साथ 10 डिबेट में मैं लगातार ये कहता था कि असेंबली इलेक्शन पोलराइजेशन होने जा रहा है। आपने कई बार पूछा कैसे, मैंने कहा कि जरूरी नहीं है पोलराइजेशन, कम्युनल लाइंस पे पोलराइजेशन दंगों के बाद ही हो। एक ऐसा वातावरण जब एक बल्क में एक पर्टिकुलर वर्ग का व्यक्ति इकट्ठे एक जगह पर वोट देने जाता है या बटन दबाने जाता है तो उसका लोकल रिएक्शन होता है, वो लोकल रिएक्शन लोकल पोलराइजेशन में तब्दील होता है। और उत्तर प्रदेश में तो समग्र उत्तर प्रदेश में इधर 1 महीने 1.5 महीने से या 25 दिन से जो कुछ हुआ है उसके बाद एक पोलराइजेशन की लाइन बन गई है। और इसीलिए अच्छा, 2 और दल भी हैं जो यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, वो बड़े अलायंसेस के अलावा, एक कांग्रेस एक आम आदमी पार्टी, एक लाइन में इनके बारे में बताइए। आम आदमी पार्टी बहुत सी जगहों पर चौंका सकती है, नोट करिएगा। आम आदमी पार्टी बहुत सी जगहों पर अपोजिशन की दूसरी पार्टियों को इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ हिस्सों को डेंट मार सकती है। एविडेंस दीजिए क्यों? कारण यह है कि देखिए, लोगों ने दिल्ली देखा है और दिल्ली के परिणाम असेंबली के भी देखे हैं और एमसीडी के चुनाव जो वहां के लोकल बॉडी चुनाव वो भी देखे हैं। ये नारा जो हाफ माप साफ का ही चलेगा, हाफ माप साफ चलेगा, पब्लिक पसंद करेगी, क्योंकि जो नॉन पॉलिटिकल सोच वाले लोग हैं, जो सीधे सीधे प्रभावित नहीं है राजनीति से, जो दलगत मानसिकता से अलग हट के चल रहे हैं, उनको हाफ माप साफ वाला काम एकदम बहुत और सुरेंद्र राजपूत इनका क्या? अब राजपूत जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन जो परिणाम पिछले 3 दशक से हम देख रहे हैं कांग्रेस के, चाहे आम इलेक्शन हो चाहे लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, परिश्रम बहुत कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा उत्साहित कुछ इम्पैक्ट है पांव-पांव, गांव-गांव, डगर-डगर, नगर-नगर का? ये देखिए, अच्छा रिदमिक भाषा बोलते हैं और मैं सुरेंद्र राजपूत का कायल इसीलिए हूं कि सुरेंद्र राजपूत जैसे प्रवक्ता इतना धारा प्रवाह बोलने वाले जिस पार्टी के पास हों, अगर कार्यकर्ता भी इसी स्तर के खूब अच्छी संख्या में हो जाएं तो फिर कांग्रेस का कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा नहीं है। शुक्रिया आपका, काफी हट बच के निकल गए आप हेमंत जी, थैंक यू। आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आनंद, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, अब आप बोलें। नहीं, देखिए, मैंने 2-3 बचा ले गए ये सुरेंद्र। सबसे पहली चीज तो कि हमारे बड़े भाई सुरेंद्र राजपूत, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने एक बहुत ही तो फोटो लगा लो सर, इनकी इज्जत करते हो। नहीं, वो फोटो तो मेरे हृदय में है उनकी, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि चोर उचक्कों की पार्टी, अरे साहब, इस तरह की भाषा आपको शोभा नहीं देती है। और आपकी पार्टी से बड़ी चोर उचक्कों की पार्टी तो कोई नहीं है, जिसको खुद राजीव गांधी जी ने चोर उचक्का होने का प्रमाण दिया। कहा मैं 1 रुपया बेचता हूँ, 85 पैसा खा जाते हैं, सब 15 पैसा नीचे पहुंचता है। और जिनके घोटालों से पूरा देश जो है स्तब्ध रह गया, ऐसी पार्टी बैठ के अगर इस तरह की बात करे तो यह ठीक नहीं लगता है। सपा के प्रवक्ता ने कहा कि अब तो घबराइए कि आप लखनऊ में, बिल्कुल सही बात है, घबराने की आवश्यकता है। गुंडे, माफियाओं और उनका समर्थन करने वाले, उनको पालने वाले, उनको संरक्षण देने वालों को उत्तर प्रदेश में घबराना पड़ेगा। लखनऊ हो या कहीं हो, उत्तर प्रदेश में जब आप आएंगे और अगर आप आपराधिक मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति हैं तो आपको घबराना पड़ेगा। और बड़े भाई हेमंत तिवारी जी ने कहा पोलराइजेशन का चुनाव है, पोलराइजेशन का नहीं है, रियलाइजेशन का चुनाव है। जनता जो रियलाइज करेगी उसको जाकर वोट करेगी। जनता ने रियलाइज किया है कि सुशासन तो किस सरकार अतीक अहमद रियलाइजेशन था? नहीं, देखिए, अतीक अहमद के साथ जो हुआ वह गलत था। आपने देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, आप पत्रकार रहे हो, शब्दों का चयन जो आपने किया अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अतीक अहमद रियलाइजेशन था? नहीं, आप सिर्फ अतीक अहमद को क्यों लेकर चल रहे हैं? आप ही बोल रहे हो। और हेमंत जी ने जो कहा पोलराइजेशन, वो अतीक के मुद्दे पे कहा। अब आपकी ये बात पकड़ गई तो अब आप घूम के निकलना नहीं, हटना चाहते हो हट लो अपनी बात से, मेरा कोई इशू नहीं है। नहीं, ब्रिजेश जी, अगर गरीबों को मकान मिला है तो वो रियलाइजेशन नहीं है। अगर शौचालय मिला रियलाइजेशन नहीं है। अगर सड़कें बनी है तो रियलाइजेशन नहीं है। मेट्रो चली है तो रियलाइजेशन नहीं है। बिना भ्रष्टाचार नौकरियां मिली है तो रियलाइजेशन। अतीक अहमद रियलाइजेशन है या नहीं? देखिए, अतीक अहमद को कानून के दायरे में सजा दिलाने का काम पहली बार अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। अतीक अहमद के साथ जो हुआ निश्चित रूप से वह दुर्भाग्यपूर्ण था, गलत था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसके लिए एक्शन लिए हैं। एसआईटी का गठन हुआ है, न्यायिक आयोग गठन हुआ है और जो लोग भी दोषी होंगे उनको सजा दिलाया जाएगा। लेकिन अतीक को महान बनाकर जो लोग कोई अतीक जी कह रहे हैं,
कुछ लोग उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी तो जनता देख रही है। इसीलिए मैंने कहा यह पोलराइजेशन का नहीं, रियलाइजेशन का चुनाव है। जनता जो महसूस कर रही है, जनता ने जिस तरह से शासन और सुशासन को देखा है, जिस तरह से बिना भ्रष्टाचार के नीतियां और योजनाएं नीचे तक पहुंची है, ओके, उनको लेकर थैंक यू, जनता शुक्रिया वोट आपका। करेगी और भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। हाँ, थैंक यू। हाँ, हेमंत जी कुछ कहना चाहे। हेमंत जी 20 सेकंड है केवल आपका। आज तो एक दृश्य देख रहा था कि प्रयागराज में ये राजपूत जी की पार्टी के एक नेता वहां चले गए तिरंगा लेकर के अतीक अहमद की कबर रोने पर। लगे थे कबर के पास खड़े होकर, रोने लगे थे, रोने लगे थे फूट फूट के। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, कुछ चैनल बता रहे हैं। आतंकवादियों के एक सेकंड हेमंत जी, 10 सेकंड। हेमंत जी आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कुछ चैनलों पे ये चल रहा था कि शाइस्ता कछार में छिपी है। कछार तो रेत होता, वहां कोई कैसे छिपेगा। एक चैनल ने चलाया कि शाइस्ता खाड़ी देश भाग गई है। अब एक चला रहा था कि बंगाल में छिपी है कहाँ वो? नहीं। मैं किसकी वाली बात मानूं? कछार में कोई कैसे छिपेगा? नहीं, कछार खाड़ी कैसे चली जाएगी? अरे सुनिए, आप तो उसी इलाके के रहने वाले हैं। कछार में खाली एक चीज होती है इस सीजन में, वो तरबूज की खेती होती है। तो हो सकता है कि अतीक अहमद का कुछ तरबूज का भी काम रहा हो कछार में। नहीं, हर चैनल अपनी सुविधा अनुसार उसे कोई खाड़ी देश में खोज रहा है, कोई कछार में खोज रहा है। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, क्या अतीक अहमद, एक सेकंड रुक जाइए आनंद जी, बढ़िया डिबेट चल रही है, आगे बढ़ाते हैं। अतीक अहमद को रियलाइजेशन बताया जा रहा है। 3-4 चीजें हैं ब्रजेश जी। पहली चीज तो ये है कि मुझे समझ में नहीं आता, जिस नेता को हमने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, उसके बाद भी, निष्कासन के बाद भी यहाँ पर बैठ करके ये कहा जा रहा है कि हम क्या नाम अतीक अहमद को झंडा फहरा रहे हैं या उसकी कब्र पर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के प्रति ये दुर्भावना जो लोग भी व्यक्त कर रहे हैं, वो उन्हें खेद भी व्यक्त करना चाहिए और उन्हें भी रियलाइजेशन होना चाहिए कि इस तरीके की बातें न करें। एक बात, कानून व्यवस्था की जो बात आप कर रहे हैं, जिस तरीके की कानून व्यवस्था आज की डेट में, ना तो उमेश पाल सुरक्षित रहा, ना पुलिस सुरक्षित रही, और न पुलिस की सुरक्षा में एक अभियुक्त आरोपी अपराधी सुरक्षित रहा। और वो पुलिस जो पुलिस अतीक को सुरक्षा नहीं दे पाई, वही पुलिस आज की डेट में मुख्यमंत्री जी को भी सुरक्षा दे रही है, उप मुख्यमंत्री को भी सुरक्षा दे रही है, और शायद हेमंत तिवारी को भी सुरक्षा दे रही है। नहीं, हेमंत तिवारी के पास ध्यान रखें सब लोग। नहीं है। नहीं, पहले थी, अब इधर पहले खतरा था, अब नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। सुनिए विजय जी, तो मैं आपको इतना बता, हेमंत तिवारी इन्होंने मेंशन मैं किया आपको, है। नहीं, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। सुरेंद्र जी हमारे प्रिय अनुजवत मित्र हैं, इन्होंने सही कहा, मेरे पास सुरक्षा है। अच्छा, मेरे पास सुरक्षा है। ओके। और मुझे उस सुरक्षा पर पूरा भरोसा भी है। मुझे लगा नहीं, पूरा भरोसा भी सुरक्षा पे। जी हेमंत राजपूत जी कंटिन्यू। अब सुन लीजिए सर, बिल्कुल काफी डीप इंफॉर्मेशन। मैं आपको 2 बातें बड़ी स्पष्ट बता दूं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल है, जहां ना अपराधी सुरक्षित, ना आम जनता सुरक्षित, और ना पुलिस वाले सुरक्षित। इन मुद्दों पर चुनाव होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके साथी बाराती गोदी मीडिया के चैनल हैं, जिन्हें कछार के रेत में और खाड़ी देश में अंतर नहीं पता है, वो ऐसे जो चीजें चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कछार में भी, उनको भी, खाड़ी देश में भी सर थोड़ा हो जाता है कंफ्यूजन। अरे सर, तो कछार में झोपड़ियां या महल नहीं बनते हैं ना सर, वो इस चीज को भी तो देखिए ना। तीसरी बात, अभी जो आनंद भाई ने कहा, आनंद भाई बहुत सम्मानित पत्रकार रहे हैं। आनंद भाई, हम लोगों को 70 साल से आप लोग बेईमानी का आरोप लगा रहे थे। हम इतने जिलों में अपने पार्टी दफ्तर नहीं बना पाए जितने जिलों में आपने दफ्तर बना दिए, और 1500 करोड़ रुपए का एक हाहाहुती महल खड़ा कर दिया है दिल्ली में। आप लोगों ने ये बेईमानी से नहीं किया तो क्या? हाँ, चोर उचक्के हमने नहीं कहा, हाँ हमने ये जरूर इस बात से कहा, अगर वो शब्द निकला हो तो वो गलत है। लेकिन भ्रष्टाचारी बेईमानी जितनी भारतीय जनता पार्टी में है, उतनी किसी में नहीं है। और आप लोग अपने भ्रष्टाचार की परिसीमा यह है आपकी कि आप लगातार हमसे लड़ते रहे कि संविधान का 74वां संशोधन मेयर के लिए लाइए। आज की डेट में आप लोगों को हो क्या गया है? आप हमें बताइए ना। आप हमें यह भी बता दीजिए कि मेयरों को अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं। आप हमें यह भी बता दीजिए, मुद्दे की बात करिए कि लखनऊ में 27 किलोमीटर का डायफ्राम बना दिया था
पिछली किसी सरकार ने गोमती के किनारे, क्या आप लखनऊ के किस सरकार ने बनवाया था सर? लखनऊ वासियों डायफ्राम के किसने दुश्मन बनवाया है था? कि ये इससे पिछली सरकार ने कौन सी बनवाया थी था सरकार समाजवादी इसके पार्टी पिछली वाली? की, 27 किलोमीटर का बना दिया था। किस पार्टी की थी सुनिए, सर? बीजेपी अखिलेश वाली? यादव की। और 8 साल सुन लीजिए सर, 8 साल हो गए हैं, 1100 मीटर का डायफ्राम, यानी 1 किलोमीटर का सपा का डायफ्राम कहना चाहते हैं पर नाम नहीं चूंकि ये गोमती को साफ नहीं करना चाहते, गोमती रिवर फ्रंट कहना चाहते हैं पर नाम नहीं ले गोमती रहे को साफ नहीं करना चाहते। ऑल राइट, दीपक रंजन और मौजूद है, वो सुन लीजिए, बताएंगे। आगे भी सुन लीजिए, नहीं गोमती रिवर फ्रंट की भी बात कर रहा हूं, सुन लीजिए सर। जी। दूसरा भी सुनिए आप 1500 करोड़ रुपए लगा करके जेएनआईपी जैसा एक इंटरनेशनल सेंटर लखनऊ को मिल रहा था, मात्र 100 करोड़ रुपए नहीं इन लोगों ने दिया और 8 साल से उसको खंडहर कर दिया। और आज ये लोग बात करते हैं कि साहब हम शहर का विकास करना चाहते हैं। भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, निकम्मे हैं ये लोग। ओके, दीपक रंजन, किन मुद्दों ये के आधार पर लखनऊ अब को ये बीमार पार्टी चुनाव में करना जा रही है? चाहते हैं, उत्तर और एक प्रदेश सवाल को और है कि बीमार मायावती करना का जो मुस्लिम कार्ड है 10 में 6 मुसलमान, आप पर बहुत करारा प्रहार है। देखिए, अभी आदरणीय हेमंत तिवारी जी ने कहा कि ये सरकार जो है इस नगर निकाय के चुनाव को पोलराइज कराना चाहती है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसको हार का डर सता रहा है, कहीं ना कहीं घबराई हुई है वो, क्योंकि उसको मालूम है उसके 4-6 महीने बाद ही अभी लोकसभा के चुनाव हैं। अगर यहाँ का उसने रिजल्ट अच्छा करके नहीं दिया तो जाहिर सी बात है ऊपर कहीं ना कहीं इनकी क्लास लगा दी जाएगी और हो सकता है इनके बहुत से चहेतों का टिकट भी काट दिया जाए। और अभी आनंद दुबे जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से अमन चैन कायम है, माफिया राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो अभी चीफ मिनिस्टर जी की सुरक्षा, डिप्टी सीएम की सुरक्षा, अपने मंत्रियों की सुरक्षा क्यों बढ़ाने का काम कर रहे हो आप लोग? अरे इतनी बड़ी घटना हो गई इसलिए बढ़ा दी। और आज की तारीख में आप इनकी सुरक्षा बढ़ गई, हम लोगों का क्या होगा? हम नागरिकों, आम आदमी का क्या होगा जिसके पास एक सुरक्षा नहीं? आदरणीय बड़े भाई हेमंत तिवारी जी के पास भी सुरक्षा है, हम लोग कहां से सुरक्षित हैं? अभी इन्होंने कहा ना, मैंने लखनऊ का तो नाम ही नहीं लिया। जब आपकी पूरा सरकार थी तो थोड़ी सी पूरा कोई उत्तर नहीं है तो प्रदेश का एक एक नागरिक जो है वो डर और भय के साए में जी रहा है इस टाइम। जिस तरीके से फिल्मी स्टाइल में उसने देखा, तो जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चल बता रही रहे थे अभी, गोमती रिवर फ्रंट और जेपीएनआईसी, ये किस पार्टी की सरकार में था? ये नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के सरकार में था। जितने भी काम अभी मेट्रो के, जितने भी 5 काम गिनाए, 5 काम के बाद आनंद दुबे जी 6वां काम नहीं गिना पाए, लेकिन मैं समाजवादी सरकार के 500 ऐसे काम गिना दूंगा जिससे जनता का सीधे लाभ हुआ। ओके, लेकिन आनंद दुबे जी 6वां काम गिना दे अपनी सरकार के। ओके, अनिल दुबे जी, आपको क्या लगता है कि मुद्दा क्या है? और दूसरा, जो मायावती ने गेम खेला है इसमें आप लोग फंसोगे तो नहीं? देखिए अनिल दुबे जी, ब्रजेश जी, जितनी भी बातें आनंद दुबे ने की या मायावती जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इनके कार्यकाल को तो देख ही चुकी है। इन्होंने ये बात दूसरी कर रहे हैं, शहरों के बारे में बताओ ना कि लखनऊ के जल भराव के लिए क्या किया, लखनऊ की सड़कों का क्या किया, उत्तर प्रदेश के जो नगर निकाय हैं, नगर पालिकाएं हैं, उन शहरों की क्या स्थिति रही। मेरठ चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए, उनके बारे में तो आप चर्चा कर नहीं रहे हो। आप दूसरे मुद्दों पर नगर निकाय के चुनाव को भी जीतना चाहते हो। ये गली मोहल्ले वाले मुद्दे, गली और मोहल्ले के चुनाव हैं, और गली और मोहल्ले की सफाई है कि नहीं है? दुबे जी, यही तो साफ करो कि आनंद दुबे की पार्टी किन मुद्दों पर जीतना चाहती है? नहीं, ये मुद्दे नाम लेके बोलो ये ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ये ध्रुवीकरण करके जीतना चाहते हैं। ये सारे चुनाव में मैं अक्सर कहता हूं, ये जब वो ये तो बता रहे हैं अतीक अहमद रियलाइजेशन, ये सारा चुनाव ध्रुवीकरण करके सेना के नाम पर उसी पर जीतना चाहते हैं। ये मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव में बताइए कि वो बात उठी, भाई लोग लखनऊ में डरते हैं कहीं गड्ढे में मेन होल ना खुला हो, उसमें ना गिर जाए, इस बात का डर है। मुझे तो एक और हैरानी कि 2 बार आप बोल चुके और पहली बार ऐसा हुआ कि आपने गन्ना शब्द नहीं बोला। नहीं, नगर की बात हो रही है नगर की बात हो रही, तो नगर की बात ये क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बड़ा हैरानी है। और आपकी बात गन्ना से शुरू होती है। हम तो गन्ने पे, हम तो किसान पे प्रतिबद्ध हैं, हम किसान के मुद्दे से नहीं हटते, लेकिन ये तो इनको किसान से, नौजवान से, विकास से कुछ नहीं मतलब तो मायावती का ये आया कि हम तो निकलेंगे नहीं चुनाव में, प्रचार उचार में जाएंगे नहीं। खैर जाती भी तो क्या होता, लेकिन एक जो उन्होंने दांव चला था 2022 में सजाती और मुस्लिम कैंडिडेट वाला, सेम फार्मूला उन्होंने नगर निकाय के चुनाव के कैंडिडेट्स के ऐलान में अपनाया है। ये कोई रणनीति है या समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ने से रोकना है, या मायावती उस पर्टिकुलर वोट बैंक को टारगेट कर रही है? देखिए ब्रजेश जी, देखिए चुनाव से जुड़ी किसी भी डिबेट, देखिए लोकल बॉडीज के चुनाव से जुड़ी किसी भी डिबेट का पहला सूत्र वाक्य है जो स्थापित सत्य है
कि आज से नहीं, उस वक्त भी जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में सरकार में नहीं रहती थी तो भी स्थानीय सरकारें उसकी होती थी अधिकांश स्थानों पर। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरी लोगों की पार्टी है, शहरों में उसका एक्सेप्टेंस ज्यादा है। ये तो पहला जो स्थापित सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता हाल के दिनों में, दशक डेढ़ दशक के दौरान। दूसरी बात, मायावती ने 2022 में क्या किया था और उसका परिणाम क्या आया था। विजय जी, फिर आपको यादों के झरोखों में ले चलना चाहूंगा। 2022 के इलेक्शन के पहले मैंने आपसे डिस्कशन में 2-3 बार कहा था कि आप दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव देख लीजिए। दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में मायावती ने किस तरह के कैंडिडेट्स दिए हैं और ये कैंडिडेट्स क्या इनका परफॉर्मेंस रहेगा। ये भी कहा था कि इनके परफॉर्मेंस को और समाजवादी पार्टी के रिजल्ट को जोड़ लीजिएगा, फायदा किसको मिलेगा? फायदा भाजपा को मिलेगा। जो भी फार्मूला मायावती का था उसका सबसे बड़ा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिला 2022 के इलेक्शन में। वरना कम से कम 50, 48 से 52 ऐसी सीटें थी जहां बहुत जबरदस्त टक्कर होती, कोई भी जीत सकता था और समग्र चुनाव के परिणाम उससे प्रभावित हो सकते थे। तो मुझे कहने में कोई शक नहीं कि मायावती 2022 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स उतारकर मायावती क्या साबित करना चाहती हूँ, करना क्या चाहती हूँ? मैंने आपसे खाली एक पंक्ति कहा था कि आप आजमगढ़ का बाई इलेक्शन देख लीजिए। गुड्डू जमाली को कैंडिडेट बनाने के बाद क्या परिणाम आया। क्या अखिलेश यादव ने सपने में भी सोचा होगा कि आजमगढ़ जो उनकी सीट है, जो उनके मरहूम पिताजी की सीट है, क्या आजमगढ़ सीट हार जाएंगे? शायद नहीं सोचा होगा, इसलिए नहीं। समाजवादी पार्टी को रोकने की कोशिश है या बीजेपी का रास्ता क्लियर करने की तैयारी? बहुत स्पष्ट, आपको तो हर चीज याद रहती है और आप उन कुशाग्र पत्रकारों में हैं जो आज से 20 साल पुरानी चीज पूछ लें तो आप जवाब तुरंत दे देते हैं सही। आप याद कर लीजिए, अपने मस्तिष्क में जरा सा जोर भी डालने की जरूरत नहीं, आपको याद होगा। मायावती का एक बयान था, उत्तर प्रदेश की वर्तमान और भावी पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में उस बयान को जरूर मस्तिष्क में रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, हम मिट जाए, लेकिन हम समाजवादी पार्टी को कुछ होने नहीं देंगे। मतलब आप समझ गए होंगे, मजमून कुल यही था। तो समाजवादी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम, गठबंधन टूटने और परिणामों की बात की का बयान था और उसको उन्होंने 1-2 बार और रिपीट किया था और उसको उन्होंने वस्तुतः मुसलमान भरोसा करेगा मायावती पे? देखिए, मुसलमान, चूंकि मुसलमानों ने 2022 में तो एकदम वही कर दिया था जो एक जमाने में मुलायम सिंह के लिए करते थे। मतलब मुसलमानों का एडिशन कोड करीब बताते तो हैं 88 से 89% तक अखिलेश यादव को मिला और अखिलेश यादव को जो अखिलेश यादव ने जो ऊंचाई पाई वोट की और फीसद की, वो उसी वजह से पाई, इसलिए अखिलेश यादव मुतमईन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सजाती कैंडिडेटों का एक बड़ा असर होता है और आपको फिर वही याद दिला दूं, वही फार्मूला आजमगढ़ का। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली के सजाती होने का ही नतीजा था कि उनको इतने अच्छे खासे वोट मिल गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने डिबेट में अपना कीमती वक्त निकाला और इस पर चर्चा का हिस्सा बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।